Hello dear students. So we are now going to start the 7th chapter of our science book, which is conservation of plants and animals. Okay, तो हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या क्या चीज़ें की गई हैं जिससे प्लांट और एनिमल्स को बचाया जा सके, उनके नेचुरल हैबिटेट, उनके घर को, प्राकृतिक घर को बचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा है कि आप क्लास 7th में, मैंने ही आपको पढ़ाया था, क्लास 7th में एक फॉरेस्ट से रिलेटेड चैप्टर था जिसमें पहली बुझो फॉरेस्ट में प्रोफेसर अहमद के साथ और टीबू जो था जंगल में एक लड़का, उनके साथ मिल करके जंगल में सारे चीज़ों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को देख रहे थे। पहली बार वो बच्चों का नया एक्सपीरियंस था प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। तो वो सब जब स्टार्टिंग में जाने वाले थे तो काफ़ी ईगर थे। ईगर मतलब बहुत उत्सुक थे, बहुत ही ज़्यादा सपने देखे थे कि कैसा होगा जंगल, कैसे होंगे जानवर वहाँ के। तो फिर जब वो सब देख कर आए तो अपने एक्सपीरियंस को क्लासमेट्स के साथ शेयर किए। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। तो भरतपुर सेंचुरी में कुछ बच्चे गए थे तो वो भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, शेयर करना चाहते थे, बहुत उत्सुक थे। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। कुछ जो बच्चे थे वो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुने हुए थे, कुछ लैकछाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुने हुए थे, कुछ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुने हुए थे, एंड टाइगर रिजर्व के बारे में, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं इनके बारे में सुने हुए थे बच्चे। ये कुछ नाम, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, ठीक है, और लैकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मणिपुर में है, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये तो निकोबार आइलैंड में है, और टाइगर रिजर्व तो बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में। तो इन सब के बारे में बच्चों ने सुना हुआ था, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहली सोच रही है कि ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की ज़रूरत क्या है, आखिर इसका पर्पज़ क्या है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल डिफॉरेस्टेशन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, कि डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। ये जो जंगलों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, इसके कारण क्या है, ये किस वजह से इसको डिफॉरेस्टेशन होता है, तो इसके बारे में आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के वैरायटी, मतलब बहुत सारे प्रकार के प्लांट, एनिमल हमारे अर्थ पे रहते हैं, विभिन्न तरह के, और सभी जो हैं हमारे लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी है, मैनकाइंड के लिए, यानी इंसानों के लिए सभी का एक रोल है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और सभी का एक बहुत बड़ा रोल है सर्वाइवल के लिए। हर एक कोई जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो इसलिए सभी एक दूसरे के लाइफ को अफेक्ट करते हैं। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हम लोग के सर्वाइव करने का, या जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं उनको सर्वाइव करने का, बचने का, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ये चल रहा है। इससे बहुत सारे जानवरों के घर उजड़ जा रहे हैं और बहुत सारे जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, है ना, जंगलों की कटाई की वजह से। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है, ताकि लोग जंगलों को काट कर उसके जगह पे कुछ काम करें, अपना कोई फैक्ट्री खोल लेता है, कोई अपनी खेती बाड़ी करने लगता है। हालांकि वो अपने लिए तो फ़ायदा करता है, लेकिन ओवरऑल अर्थ के लिए और सारे मानवता के लिए वो खतरा ही होता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करना यानी खुद को मौत के पास बुलाना जैसा ही है। कि एक तरफ तो हमको थोड़ा सा फ़ायदा होगा कि हमारे ज़मीन में मतलब पेड़ कट के खेती बाड़ी करेंगे, या फिर फैक्ट्री लगाएंगे, घर बनाएंगे, और बहुत सारे पर्पज़ के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, ये कुछ समय का फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, उससे अफेक्ट होगा इंसान ही, और बाकी जो जीव जंतु उसमें रहते थे वो तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो ये हम अपने काम के लिए, इंसान जो अपने मतलब के लिए ये सब चीज़ों को, फॉरेस्ट को काट देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, और जो भी हमको पर्पज़ होता है, हमारी एम होती है कि हमको ये करना है इस लैंड पे, जंगल काट के, पेड़ काट के, तो वो हम लोग करते हैं।
ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज। जैसे कुछ यहाँ पर पर्पज दिए गए कि हम इंसान किस लिए पेड़ काटते हैं, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, वही जो मैंने बताया कि पेड़ को काट देंगे तो वो फिर लैंड क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे, अनाज उगाएंगे। दूसरा बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, घर बनाएंगे या फैक्ट्री बनाएंगे पेड़ों को काट के, जंगल को काट के, साफ करके जंगलों को। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फिर जो जंगलों से लकड़ियाँ कटेंगी उससे क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, बहुत सारे तरह के जो घरों में यूज होते हैं और बहुत सारे जगह यूज होते हैं। और साथ में फ्यूल, और बाकी जो बची हुई लकड़ियाँ रहेंगी उनका क्या फ्यूल की तरह यूज करेंगे, जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि इंसान करते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, यानी प्राकृतिक तरीके से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। जैसे फॉरेस्ट फायर, अचानक प्राकृतिक तरीके से जंगलों में आग लग जाती है तो पूरा जंगल, बहुत सारे हज़ारों लाखों ट्रीज जो है जल जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उससे भी मतलब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, मतलब जंगल क्लियर हो जाता है, पेड़ बिना पेड़ के हो जाता है। और सीवियर ड्रॉट यानी बहुत ही भयंकर जब सूखा पड़ जाए तब भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये नेचुरल कॉजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन कॉजेस, जो हम लोग ह्यूमन करते हैं अपने मतलब के लिए, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि नेचुरल कॉजेस इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इंसानों की वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। क्योंकि इंसान को ही उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसको जगह ज़्यादा चाहिए रहने के लिए, तो क्या करता है फिर इन जगहों से पेड़ काट करके अपने यूज के लिए घर बार और बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता है। एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने घर पर बैठे इस लॉकडाउन के पीरियड में, कि जो नोटबुक आप बनाएंगे इस एक्सरसाइज का, उसके नोट्स के पार्ट में एक पेज पर लिस्ट बनाइए कि क्या क्या जो एक्टिविटीज़ हैं जो डिफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से होता है, और उन एक्टिविटीज़ में कितने मैन मेड है, मतलब इंसान कितने करता है और कितने नेचुरल है। इन सब का एक लिस्ट आप बनाइए, आप खुद से सोचकर ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो ऐसा आप करिए, तो इससे आपको समझ में आएगा कि डिफॉरेस्टेशन के कितने पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल कारण हो सकते हैं जिससे जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। उसमें मानव इंसान का कितना हाथ है, और नेचुरल मतलब नेचर कितना करती है डिफॉरेस्टेशन, और इंसान कितना करता है, ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये एक्टिविटी करके, है ना। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन होता है और क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। अपने मतलब के लिए बहुत सारे हमारे पर्पज होते हैं इंसानों के, उसके लिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, डिफॉरेस्टेशन के, जंगलों के कटने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके कटने के बाद के क्या क्या प्रभाव होंगे, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहली बूझो ने रिकॉल करना मतलब याद करना, फिर से याद किया। पहली बूझो ने फिर से याद किया कि क्या क्या डिफॉरेस्टेशन से हो सकता है। दे रिमेंबर, उन्होंने वो याद कर रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है पूरे अर्थ का, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या। दूसरा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस हम लोग निकालते हैं फैक्ट्री, गाड़ियों, बहुत सारे जगहों से, वो अधिकतर हार्मफुल गैसेस प्लांट या उसके लीव्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक ना। लेकिन जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई पेड़ पौधा तो बचेगा ही नहीं डिफॉरेस्टेशन से, तो पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इससे क्या होगा, जो CO2 हम लोग निकालते हैं, हमारे बॉडी से जो निकलता है, हम लोग जब एक्सपायर करते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, उसको EXPIRE, एक्सपायर मतलब भी बाहर सांस निकालना होता है, लेकिन एक्सपायर का मतलब कुछ लोग मरना भी समझते हैं, तो वहाँ ये वर्ड ना यूज करके हम लोग एक्सहेल करते हैं। जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 निकलता है। ऐसे करोड़ों लोग हम लोग हैं, बहुत सारी आबादी है, सारे लोग एक्सहेल करते हैं, बहुत सारा CO2 निकलता है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी जो करते हैं, अलग अलग ईंधन जो यूज करते हैं, फ्यूल, उससे भी CO2 और बहुत सारी हार्मफुल गैस निकलती है, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं पेट्रोलियम कोल वाले में। तो ये सब CO2 कहाँ जाएगा, जब फॉरेस्ट रहेंगे नहीं तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में उड़ता रहेगा, ये गैसेस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में रहेंगी। और ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाएगा,
जब जो ज़मीन के अंदर पानी हम लोग निकालते हैं बोरिंग करके या अलग अलग पर्पज़ से हैंडपम्प से, वो क्या हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। देन क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अधिकतर पानी क्या हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, तो अधिकतर पानी खत्म हो जाएगा। जो ज़मीन के अंदर पानी है वो भी काफ़ी नीचे चला जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। डिफॉरेस्टेशन से पूरा जो बैलेंस है बिगड़ जाता है पूरे प्रकृति का, है ना, क्योंकि प्रकृति ने सबको दिया है एक सूटेबल नंबर में, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, सभी कुछ, ट्री, फॉरेस्ट, नदियाँ, तालाब, लेकिन हम लोग अपने पर्पज़ के लिए इन सब को डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर क्या है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो बैलेंस जब नेचर का बिगड़ जाता है तो फिर नेचर उसका बदला ले सकती है किसी न किसी बहाने। ऐसा कहा जाता है कि नेचर बदला भी लेती है। इसलिए हम लोग को नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमको एक सही तरीके से हर काम को करना चाहिए ताकि नेचर बैलेंस रहे और हमारा काम भी होता रहे। बहुत ज़्यादा हम लोग को लालची नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि बैलेंस बिगड़ जाता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद। तो ये प्रोफेसर अहमद बच्चों को ये सब सारी बातें बता रहे हैं। कीप कटिंग ऑफ ट्री, कंटिन्यू रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। ऐसे अगर पेड़ कटते गए प्रोफेसर अहमद बोल रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा एक दिन कि जो मिट्टी उपजाऊ है वो बंजर हो जाएगी और बारिश जो होती है वो बारिश होना भी खत्म हो जाएगा। मोreover देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक आपदाएं आने लगेंगी, जैसे बाढ़ आने लगेगी, सूखा पड़ेगा हर जगह, है ना। जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा तो सूखा पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है हमारे अर्थ के पोलर रीजन को बहुत तेज़ी से पिघलेंगे तो सारा पानी नदियों में आएगा, नदी का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो बाढ़ आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस होंगी नेचुरली। एक तरह से नेचर जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो एक तरह से बदला लेगी इस बहाने नेचुरल कैलेमिटीज़ करके। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम लोग इस तरह से हैंडल करें नेचुरल चीज़ों को, नेचर को, ताकि हम भी खुश रहें और नेचर के सभी अदर एनिमल और प्लांट भी, तभी वो हमारा अर्थ सर्वाइव कर पाएगा और हम भी। ये एक क्वेश्चन और यहाँ दिया, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन वन हैंड एंड लीड टू फ्लड ऑन अदर। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग, अभी मैंने समझा भी दिया कि कैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो रेनफॉल कम क्यों हो जाएगा, और जब अगर रेनफॉल कम हो गया तो फिर बाढ़ कैसे आ जाएगी। ये दो क्वेश्चन इसको इंटरलिंक किया है। देखिए डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों से क्या होता है, वेपर निकलता है, ट्रांसपिरेशन आप पढ़े होंगे, है ना। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो प्लांट या ट्रीज जो नीचे से ज़मीन के अंदर से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वो अपने पत्तों के थ्रू जैसे ही सनलाइट पड़ता है, हीट पड़ता है आसपास के एनवायरनमेंट का, तो वो क्या करते हैं, पत्तों से धीरे धीरे पानी बूंदों के रूप में ऊपर वेपर के रूप में निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये जब बूंदे के रूप में निकालते हैं तो वो ये बूंदें बहुत सारी, लाखों करोड़ों, मतलब बहुत सारे, अनलिमिटेड, उनकी संख्या नहीं की जा सकती। ऐसी बहुत सारी पानी की बूंदें इवेपोरेट होकर प्रतिदिन डेली ऊपर जाती हैं एटमॉस्फेयर में, गर्म रहती हैं, फिर वो कंडेंस होती है, बादल बनती है और इस तरह से बारिश होती है, ठीक है। तो ये कारण है कि प्लांट का होना ज़रूरी है बारिश होने के लिए। अब दूसरा क्या है कि प्लांट जब नहीं रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पेड़ कट जाएंगे, तो बाढ़ कैसे आ जाएगी। बाढ़ का मैंने अभी बताया कि जब प्लांट कट जाएंगे सारे, मतलब मैक्सिमम कट जाएंगे, तो क्या होगा कि CO2 गैस और बहुत सारी हार्मफुल गैस जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, गर्मी को, सूर्य की रोशनी की गर्मी जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ये सब गैसेस, CO2 गैसेस और अदर गैसेस कुछ हैं, मेनली CO2 गैस। अब वो क्या करेगी कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर में जो बर्फ़ है वो पिघलेगा बहुत तेज़ी से, और वो ग्लेशियर का पानी या बर्फ़ जो पिघल कर आएगा वो नदियों में आता है, और नदियों का लेवल अचानक से बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बाढ़। तो ये सिचुएशन आप समझ गए, है ना, कि यानी पेड़ नहीं रहेंगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, और साथ ही पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आ जाएगा, और एक साथ बहुत सारा पानी जो ग्लेशियर का साफ़ सुथरा रहता था वो बर्बाद हो जाएगा। बाढ़ आएगा तो मिट्टी उसमें मिक्स हो जाएगी और सारा पानी जो अच्छा था, शुद्ध था, वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन जो है दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब देखते हैं, रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फीवर ट्रीज would mean that
less carbon dioxide will be used up, resulting in the increased amount in the atmosphere. ओके, इसको समझते हैं कि एक चीज़ और याद की जाए कि प्लांट जो है CO2 गैस चाहते हैं, है ना। CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना CO2 गैस के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अब दूसरा बात है, फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in increased amount in the atmosphere. अब वही कह रहा है कि जब बहुत कम ट्री रहेंगे, पेड़ अधिकतर कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो CO2 तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन ट्री कम रहेंगे तो ट्री जितना ज़रूरत है उतना ही CO2 लेगा, और बाकी जो CO2 है, मतलब जितना ज़रूरत है ट्री को उतना CO2 वो एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। लेकिन बाकी बचा हुआ CO2 क्या है, एटमॉस्फेयर में रहेगा, और वो CO2 जो है सन की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिसको क्या कंडीशन बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू बन के आ जाएगा। और इस देखिए यहाँ लिखा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सन की हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, और धरती पे जो हीट पड़ता है सनलाइट का, वो भी जब टकरा के वापस जाने लगती है स्पेस में, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी बहुत ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 गैस, और फिर वही गर्म हवा पूरे हमारे अर्थ को घेर लेती है, और उससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो जाती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है सारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, जिससे पानी बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा। दिस कुड कॉज ड्रॉट, और जिससे क्या अल्टीमेटली वही सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाता है जिसको बोलते हैं सूखा पड़ना। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन से, पेड़ों के कटने से सॉइल की प्रॉपर्टी यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है, वो भी ख़राब हो जाती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो मिट्टी दिखती है, जो अलग अलग उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह के प्लांटेशन, किस तरह के पौधे, वृक्ष, पेड़ लगाए जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे कि हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्रीज जो है सॉइल इरोजन को बढ़ाते हैं। सॉइल इरोजन यानी ट्रीज के जो, या पेड़ों के जो जड़ें रूट्स होते हैं, वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, ठीक है, मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी कहीं बहकर पानी, बाढ़ का पानी आए या हवा का झोंका है, आंधी तूफान आए, तो उससे मिट्टी उड़कर जाती नहीं है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई रहेगा चीज़ नहीं, तो उससे क्या होगा कि फिर सारी मिट्टी बह जाएगी या उड़ जाएगी हवा से, तूफान में, जैसा भी कैलेमिटी आ जाए। तो इस तरह से इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब कि मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी कट के चली जाती है, बाढ़ आएगा, पेड़ अगर वहाँ नहीं है, मिट्टी को पकड़े नहीं है, तो सारा मिट्टी कट के पानी में मिक्स होकर कहीं और बह के चला जाएगा, या फिर हवा, आंधी तूफान आएगा तो भी मिट्टी धूल बन के उड़ जाएगा। तो ये मिट्टी का कटाव हो जाना सॉइल इरोजन होता है। इसको रोकता है कौन है, ट्री। लेकिन ट्री रहेंगे नहीं तो ये सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से होगा, और उपजाऊ जो ऊपर की लेयर की मिट्टी होती है वो कहीं और चली जाएगी और बर्बाद हो जाएगी, है ना। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। जितने कम ट्री रहेंगे उतना ही सॉइल इरोजन होगा, और जितने ज़्यादा ट्री रहेंगे उतना सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर। वही मैंने जैसे बताया कि टॉप लेयर, ऊपर का लेयर जो सरफेस होता है सॉइल का, उसको अगर हम लोग रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो क्या होगा, तो नीचे का जो लेयर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, रॉकी, मतलब पथरीला होता है। तो ऊपर के लेयर में सारे मिनरल, न्यूट्रिएंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो उसको हटा देंगे तो नीचे का हार्ड लेयर आ जाता है, बहुत पथरीला, तो उसमें तो और पौधे नहीं उग पाएंगे। तो ये ऊपर का सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वही सॉइल इरोजन में बह जाता है, कट के मिट्टी बह जाती है, उड़ जाती है हवा में, क्योंकि पेड़ कट जाते हैं।
समझ रहे हैं आप? तो ये होता है, दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। जो ऊपर का सॉइल होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब ऐसी चीज़ें, मिनरल न्यूट्रिएंट, जिससे मतलब वो जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है ना। ह्यूमस बहुत सारा उसमें न्यूट्रिएंट होता है। लेकिन अगर वो मिट्टी अगर बह गई, अगर पेड़ वहाँ नहीं है, तो नीचे का जो हार्ड वाला बहुत ही कठोर पथरीला मिट्टी जो होता है उसमें क्या होता है, न न्यूट्रिएंट होते हैं, न मिनरल होते हैं सही मात्रा में, और वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ एकदम नहीं होती है। तो उसमें तो पेड़ उगेंगे नहीं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऊपर के सॉइल को बचाएं। ऊपर के टॉप सॉइल यानी सबसे ऊपरी जो सरफेस का सॉइल होता है उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पेड़ लगाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतना ही सॉइल इरोजन रुका रहेगा या नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अदरवाइज़ मिट्टी जो है बंजर हो जाएगी, क्योंकि नीचे की मिट्टी में प्लांट उग नहीं पाएंगे। देखिए क्या, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक अच्छा लैंड जो उपजाऊ ज़मीन था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डिजर्ट में, रेगिस्तान में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। जब एक अच्छा ज़मीन जिसमें मान लीजिए बहुत पहले ढेर सारे पेड़ रहे हों, लेकिन अपने पर्पज़ के लिए इंसान ने उस सारे पेड़ों को काट दिया, वहाँ पे कुछ मतलब ऐसी खाली मैदान छोड़ दिया। अब खाली मैदान छोड़ दिया तो बाढ़ आई या आंधी तूफान आया तो उस पे ऊपर की मिट्टी हवा में उड़ के चली गई कहीं दूर, या फिर बाढ़ के पानी में बह गई। अब वहाँ पे नीचे की मिट्टी बची दूसरे लेयर की, जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही कम होते हैं और बहुत ज़्यादा पथरीला होता है मिट्टी, उसमें जल्दी अनाज या पेड़ फिर से उग नहीं पाते हैं। तो और इससे क्या होगा कि वो मिट्टी बंजर हो जाएगी, बंजर यानी रेगिस्तान जैसा हो जाएगी। तो इसी अच्छी मिट्टी से रेगिस्तानी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाने प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटाव से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सॉयल का वो भी कम हो जाता है। वाटर होल्डिंग मतलब पानी को कितना रोक सकता है मिट्टी, वो भी कम हो जाता है। क्योंकि पेड़ रहेंगे तो पेड़ों की जड़ें क्या आते हैं, पानी को सोखती हैं, है ना। जितने ज़्यादा बड़े पेड़ होते हैं उतने वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो वही अब ये बोल रहा है कि जब पेड़ कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, तो मिट्टी उतना पानी सोख ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारा मिट्टी तो पानी सोखेगी नहीं। वो पेड़ रहते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जो ज़्यादा पानी रहता है वो भी सोख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पानी की बनी रहती है। लेकिन जब पेड़ ही कट जाएंगे तो मिट्टी एक हद तक ही पानी सोख पाएगी, उसके बाद नहीं। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल सरफेस इनटू द ग्राउंड इट रिड्यूस। कह रहा है कि जो पानी का मूवमेंट होता है सॉयल सरफेस इनटू द ग्राउंड, जो सॉयल से ऊपर के लेयर से ग्राउंड अंदर पानी जो जाता था वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे पेड़ रहेंगे तो पेड़ लगे रहेंगे, बारिश होगा या कुछ बाढ़ का पानी आएगा तो वो पेड़ की जड़ें सोख लेंगी और सोख करके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगी मिट्टी के अंदर, है ना। लेकिन जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी ऊपर के लेयर को भिगोएगा, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, फिर पानी बाकी वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा, मटमैला हो जाएगा, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर भी काफ़ी लो हो जाएगा। जबकि पेड़ रहते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को भी बनाए रखते हैं। उसी अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग फिर पीते हैं, बोरिंग करा करके, हैंडपम्प लगा करके, है ना। तो ये एक समस्या से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं पढ़ के, है ना। इन्फिल्ट्रेशन रेट का मतलब कि पानी सोख करके पेड़ों की जड़ों की हेल्प से ज़मीन के अंदर जाता है और इससे अंडरग्राउंड वाटर भराता रहता है, फिल होता रहता है, ठीक। लेकिन जब ये पानी पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं रास्ता, तो जिससे वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी पानी की कमी हो जाएगी ज़मीन के अंदर। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो और प्रॉपर्टीज़ है मिट्टी की इसके अलावा, जैसे सॉइल का कंटेंट, सॉइल में जो मिनरल हैं, न्यूट्रिएंट हैं, या टेक्सचर, जिस तरह का कलर है, या उसके पार्टिकल बड़े छोटे किस प्रकार के मतलब पार्टिकल से मिलके बना है मिट्टी, बड़े छोटे पार्टिकल से या कलर के बेसिस पे या अदर चीज़ों पे, वो सारा चेंज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलों के कटाव की वजह से, है ना।
तो यानी अल्टीमेटली पूरा बदलाव ला दे रहा है, बुरा बदलाव ला रहा है, अच्छा बदलाव नहीं, बहुत ही बुरा बदलाव ला रहा है डिफॉरेस्टेशन जंगलों पर, और जो अल्टीमेटली हम ही को अफेक्ट करेगा, इंसानों को। मतलब जंगल के जीव जंतुओं को तो अफेक्ट करेगा ही, साथ में हम लोग अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं उसको डिफॉरेस्टेशन करना, लेकिन अल्टीमेटली वो हमको भी अफेक्ट करेगा और साथ में नेचर का बैलेंस भी बिगाड़ देता है। चलिए आगे समझते हैं। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 में बोल रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट मतलब जंगलों से हम लोग को बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं। लिस्ट दिस प्रोडक्ट वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। इसमें बोल रहा है कि जंगलों से हमको जो जो चीज़ें मिलती हैं, जो यूजफुल चीज़ें मिलती हैं, उनका लिस्ट बनाइए, क्या क्या हमको प्राप्त होता है। फिर विल वी फेस शॉर्टेज मतलब कमी। क्या हम लोग इन सब चीज़ों की जो लिस्ट बनाने जा रहे हैं या बनाए हैं, क्या इनमें कमी आएगी जब हम लोग लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे? बिल्कुल। जब हम लोग पेड़ों को काटते रहेंगे तो जो पेड़ों से मिलने वाले हमको चीज़ें हैं, क्या वो मिल पाएंगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी। तो ये एकदम क्लियर बात है कि हम लोग को कमी, शॉर्टेज बिल्कुल महसूस होगी, क्योंकि पेड़ों को जब तक हम लोग काटते रहेंगे तो पेड़ों से जो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, हमको भोजन मिलता है, हवा मिलती है, और अंडरग्राउंड वाटर को वो पूरा बैलेंस बनाते हैं, और उनसे दवाएं मिलती, जड़ी बूटियाँ मिलती है, सारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो कटिंग जो है बहुत ज़्यादा बुरी प्रभाव डालता है हमारे नेचर पर और हम पर। ये क्या एक्टिविटी दी है? एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन, हाउ, लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। इसमें लिखा है कि जानवरों का जो जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होता है जब पेड़ों का कटाव होता है। कैसे होता है, इसको आप कुछ पॉइंट लिखिए और फिर हम लोग इसको लाइव क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये लाइव क्लास में ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो आप अपने तरीके से इसको सोच लीजिए, कुछ पॉइंट्स, कम से कम 5 से 7 पॉइंट, फिर उसको लाइव क्लास में मैं पूछूंगा या डिस्कस किया जाएगा हम लोग कि किस तरह से जंगली जानवरों के लाइफ पर भी अफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों को बचाना और जंगली जीव जंतुओं को बचाना, जंगली जानवरों को मतलब पेड़ पौधों को बचाना, वाइल्ड लाइफ मतलब मेनली एनिमल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट को बचाना और उसमें रहने वाले जानवरों को, जंतुओं को बचाना। Having become aware of the effect of deforestation, पहली एम्बुजो आर वरीड, दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। तो पहली बूझो जब ये सब सारी चीज़ें सुनी, प्रोफेसर अहमद ने सारी चीज़ें बताया कि ये बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के, जो अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये सब परेशान हो गए और फिर प्रोफेसर अहमद के पास गए और पूछने लगे कि क्या तरीके हैं, किस तरह से हम लोग फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, उसमें रहने वाले जानवरों को बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है येलो बॉक्स में, उसको देख लेते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। ठीक है, बायोस्फीयर एक ऐसा जगह होता है अर्थ का, ज़मीन का, जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली वो लाइफ को सपोर्ट करने वाले होते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी पर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, मतलब बहुत सारे अनेक प्रकार के, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी अलग अलग तरह के हम लोग देखते हैं अर्थ पे, धरती पर बहुत सारे विभिन्न तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक ना, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और बायोस्फीयर का मतलब है कि अर्थ का वो हिस्सा जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं, ठीक। बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब अर्थ का हिस्सा, अर्थ का वो हिस्सा जिसमें सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे। लिविंग में प्लांट भी आता है, एनिमल भी, फॉरेस्ट भी, है ना, ह्यूमन भी, तो उन सबको मिला के बायोस्फीयर बोला जाता है। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उसको, इसका मतलब बहुत सारे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे एनिमल्स पाए जाते हैं इस अर्थ पे, उसी को बायोडाइवर्सिटी वर्ड से बोला गया है। और ये जो बायोस्फीयर है या बायोडाइवर्सिटी, ये एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप में, यानी दूसरे से कनेक्टेड है, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड, बिना एनवायरनमेंट के तो कोई रह ही नहीं सकता, तो एनवायरनमेंट पे सभी डिपेंडेंट हैं। अब देखते हैं, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बूझो एंड देयर क्लासमेट। तो प्रोफेसर अहमद इस बार, पिछली बार तो एक जंगल में ऐसे ही गए थे, लेकिन अब वो एक बायोस्फीयर रिजर्व में जा रहे हैं, पहली बूझो और अपने
उनके क्लासमेट्स के साथ, पहली बुझो और उनके जो क्लासमेट्स हैं उनको लेकर के प्रोफेसर अहमद क्या कर रहे हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व में जा रहे हैं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है उसको आगे हम लोग समझेंगे। ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व उन्होंने एक जगह खुद मतलब सेलेक्ट किया कि हम लोग यहाँ वाले पंचमढ़ी जगह वाले बायोस्फीयर रिजर्व में जाएंगे, ठीक ना। ये पंचमढ़ी शायद मध्य प्रदेश में है बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। तो प्रोफेसर अहमद जानते थे कि यहाँ पे जो एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं ये हिमालय के जो चोटियों में पाए जाने वाले एनिमल है उसी की तरह कुछ यहाँ पे एनिमल पाए जाते हैं, मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और साथ में वेस्टर्न घाट जो है, जो मुंबई महाराष्ट्र की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे जो जंगल हैं वहाँ की तरह, और साथ में हिमालय की चोटियों के आसपास जो जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ की तरह इसमें एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, ठीक। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। प्रोफेसर अहमद का मानना है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में वो बहुत ही अनोखी है, मतलब बहुत सारे विभिन्न तरह के एनिमल, प्लांट, बर्ड्स, मतलब सारे बहुत ही अलग अलग तरह के ढेर सारे वैरायटी पाए जाते हैं। ये रिक्वेस्टेड माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय। प्रोफेसर अहमद ने माधव जी नाम के एक फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे, मतलब जंगल विभाग के कोई एम्प्लॉय थे, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें गाइड करिए और बच्चों को अंदर ले जाने के लिए, मतलब बच्चों को समझाते भी रहें, वो हेल्प करते रहें, क्योंकि वो सारे जानते थे माधव जी, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय थे। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। तो होता क्या है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं को बचाया जाता है, उनको प्रिजर्व करके बचा कर सुरक्षित रखा जाता है, ठीक ना। और जिस तरह से नेशनल हेरिटेज, जैसे भारत की संपदा होती हैं, इमारतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसी तरह ये हमारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी हमारे देश की संपदा हैं, उनको भी इसी तरह से सुरक्षित रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, ठीक। माधव जी एक्सप्लेन, अब ये माधव जी ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फिर क्या है, माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि बच्चों को कि हम लोग खुद तो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब खुद तो प्रयास करते ही हैं कि मतलब इस जंगल को बचाया जाए, जीव जंतुओं को बचाया जाए, एनिमल को बचाया जाए, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी, मतलब समाज के लोग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, और ये सारी भी जंगलों को बचाने में, जंगल के जो एनिमल उनको बचाने में बहुत सारा सहयोग करती हैं। गवर्नमेंट लेस डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे नए रूल रेगुलेशन बनाती है, कानून बनाती है, जिससे क्या होता है कि अपने जीव जंतुओं, जंगलों को, एनिमल्स को बचाया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया यानी यहाँ पर सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है इस एरिया में, वहाँ पे इनको कोई भी हार्म नहीं होने दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट और बहुत सारे लोग मिल के प्रयास करते हैं, तब ये संभव हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये येलो बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो टर्म्स आपको दिए हैं, आपको समझ में शायद नहीं आ रहे होंगे, उसको हम लोग एक बार से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे, और फोना मतलब जीव जंतु, मतलब जानवर, एंड देयर हैबिटेट, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, और उनका जो घर है जहाँ पे वो रहते हैं, हैबिटेट। प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज,
ठीक है। जो सुरक्षित स्थान है जहाँ पे इनको सुरक्षित रूप से रखा जाता है या रहते हैं, उनको सेंचुरीज बोला जाता है या नेशनल पार्क बोला जाता है या बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। हैव बीन एम्बार्क्ड मतलब इनको एकदम मार्क कर दिया गया है कि इनको सुरक्षित रखना ही। एम्बार्क का मतलब होता है कि इनको लिस्ट कर दिया गया है, एकदम पॉइंट आउट कर दिया गया है कि इस क्षेत्रों में केवल सुरक्षित रखा जाना है और कोई भी हार्म नहीं होने देना है किसी भी प्लांट या एनिमल को। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, खेती बाड़ी करना, ये अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से एक अलग सेंटेंस है। पेड़ पौधे लगाना, कल्टीवेशन करना यानी खेती बाड़ी करना, जानवरों को चराना और ट्री काट देना मतलब पेड़ों को काटना, हंटिंग करना, जानवरों के शिकार करना, पोचिंग मतलब अवैध शिकार करना, जानवरों को मारकर उनके किसी बॉडी के हिस्से का व्यापार करना, ये सारा इस जगह इन सब जगहों पे क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है, स्ट्रिक्टली एकदम कानूनी रूप से ये सरकार का आदेश रहता है। और इसीलिए सारे फॉरेस्ट ऑफिसर और सारे फॉरेस्ट एम्प्लॉई इसमें हमेशा लगे रहते हैं इस काम में, चाहे वो सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, ठीक ना। वहाँ पर पूरी तरह से केवल सुरक्षित रखने का ध्यान दिया जाता है और कोई भी ये सब एक्टिविटी जो हंटिंग वगैरह है कुछ भी अलाउ एकदम नहीं होती है। अब समझ लेते हैं कि चीज़ें हैं क्या ये टर्म्स। सेंचुरी, तो सेंचुरी एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, ठीक है। सेंचुरीज जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एक मिनट, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ये सेंचुरी ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर एनिमल जो होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनको कोई भी परेशानी जो हो रही है या उनके घर को जो मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उससे उसको बचाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को सेंचुरी बोला जाता है। दूसरा है नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स। ये एरिया हाईली एकदम बॉर्डर्ड रहता है और इसमें क्या होता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं, जहाँ पे वो वहाँ पर वो फ्रीली घूम सकते हैं अपने हैबिटेट में। हैबिटेट मतलब जहाँ भी वो रहते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब जानवर जो भी हैं वो उसी क्षेत्र में रहेंगे और एकदम पूरी तरह से रिजर्व रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और वहीं पे अपना घूमेंगे, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेंगे, ठीक है। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एरिया में बहुत बड़ा होता है और इसको कंजर्वेशन के लिए बनाया गया रहता है। मतलब ये भी वही है कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सबको सुरक्षित रखने के लिए तीसरे टाइप का एरिया है, इसका नाम बायोस्फीयर रिजर्व है ना। और यहाँ पे ट्रेडिशनल लाइफ भी चलती है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास या उसमें मतलब उसके आसपास ट्राइबल भी रहते हैं, मतलब आदिवासी रहते हैं जिनका पूरा लाइफ जंगलों पे डिपेंडेंट रहता है ना। तो तीन तरह के कैटेगरीज बनाए गए हैं जिनको, और तीनों का बनाने का एम गवर्नमेंट का यही है कि हमारे एनिमल्स और प्लांट्स जो फॉरेस्ट हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें, ठीक है, और कोई भी डिस्टर्बेंस उनको ना हो। अब देखते हैं क्या एक्टिविटी दिया है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट। अपने ज़िले में पता करिए कि कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है। स्टेट एंड कंट्री, या आप किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस स्टेट में है या किस कंट्री में है, ठीक है ना। जैसे आप मतलब अपने भारत में ये पूछ रहा है कि आप नेशनल पार्क कितने हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके ज़िले में या फिर आपके स्टेट में या फिर आपके कंट्री में, सारा रिकॉर्ड बनाइए, ठीक। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1 शोज दीज एरियाज इन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरह से आप रिकॉर्ड बना सकते हैं टेबुलर फॉर्म में कि प्रोटेक्टेड एरियाज मेरे डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क कितने हैं, मतलब यहाँ आप नंबर लिख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, फिर मेरे स्टेट में कितने हैं, यही तीनों नंबर लिख सकते हैं। आप मेरे कंट्री में कितने, मतलब अपने कंट्री में हम लोगों के कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर को जाने से पहले ये देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व
चिल्ड्रन अलॉन्ग द प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी इंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चे जो है बायोस्फीयर रिजर्व में इंटर करते हैं। माधव जी उनको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, उनको इंटर कराते हुए सारी चीज़ें समझाते जा रहे हैं बच्चों को और सबको। दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर जो एरिया बना है वो मेनली किस लिए बना है, ताकि कंजर्वेशन सुरक्षित रखा जाए, संरक्षण किया जाए। इसका शब्द का असली मतलब है संरक्षण या बचाव करना। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबके सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ये बायोस्फीयर एरिया बनाया गया है। मतलब बनाया नहीं गया है, नेचुरल है, उसको बॉर्डर किया गया। जहाँ पे वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है उसको बॉर्डर करके एक पार्टिकुलर सुरक्षा दी गई है सरकार के द्वारा। इसके लिए एम्प्लॉय लगेंगे, फॉरेस्ट ऑफिसर लगे हैं, ताकि जितना हो सके उतना सुरक्षित किया जा सके, है ना। एज यू are aware that biodiversity is the variety of plant and animals and microorganisms generally found in an area। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्लांट, एनिमल या माइक्रो छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो है किसी एरिया में जो पाए जाते हैं उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो बायोस्फीयर जो होता है वो किसी भी जगह के बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, ये जो एरिया होता है, वो किसी भी जगह के जो बायोडाइवर्सिटी है या उसके कल्चर को मेंटेन करके रखता है। यहाँ जो भी जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे सब कुछ हैं, पक्षी हैं, जो भी हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखता है और वहाँ के कल्चर को भी मेंटेन रखता है। यानी वहाँ पर जो भी आसपास में ट्राइबल लोग हैं, मतलब जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन सबको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ये नहीं कि उनको हटा दिया जाता है सुरक्षा के पर्पज़ से। तो सारा मेंटेन करके रखा जाता है, कल्चर को भी और वहाँ के जीव जंतुओं को भी बचाकर। अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे और प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं उसके अंदर। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है एरिया में, मतलब बहुत ही बड़ा, कई किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, कभी कभी तो सैकड़ों किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतनी दूर दूर तक फैला रहता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर नेशनल पार्क भी बन सकता है। मतलब ये पार्क का मतलब नॉर्मल पार्क मतलब ये जो घर, मतलब आपके कॉलोनी या इधर उधर होता है उस तरह का पार्क का बात नहीं हो रहा है। ये पार्क जो होता है नेचुरल, पूरा जंगल जैसा ही होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवरों को या पेड़ पौधों को हानि पहुँचाई जाती है, तो उसको हाईली प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, बॉर्डर कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे सुरक्षित रहें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, और कोई भी उसमें घुसपैठ ना करे या अवैध रूप से उनको मारे ना, हंटिंग ना करे, है ना। तो एक नेशनल पार्क इसमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर में एक नेशनल पार्क तो है ही, साथ में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, सतपुड़ा और एक नेशनल पार्क है नेम सतपुड़ा नाम से नेशनल पार्क है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी और पंचमढ़ी नाम से। तो यानी ये सारा जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़े एरिया में है और बहुत सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को ये सुरक्षित रख रहा है। ये देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक मैप दिया गया है। देखिए तवा रिजर्वायर ये है, रिजर्वायर का मतलब वही सुरक्षित रखना। फिर पंचमढ़ी सेंचुरी, ये सेंचुरी है। तो पिपरिया ये पनार पानी गेट यहाँ पर है पंचमढ़ी। नीम घान सतपुड़ा नेशनल पार्क, देखिए ग्रीन वाला जो है सतपुड़ा नेशनल पार्क है, काफ़ी बड़े एरिया में है। और ये बोरी सेंचुरी है, बोरी जो हम लोग अभी पढ़े थे, ये नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी, एक ये सेंचुरी हो गया, एक पंचमढ़ी ये सेंचुरी हो गया। और ओवरऑल ये पूरा क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना। तो ये बहुत बड़े एरिया में है और जीव जंतुओं और फॉरेस्ट के बचाव के लिए सुरक्षित उनको रखने के लिए बनाया गया है। लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर
area. Some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly. List these human activities. How can these be checked? Discuss in your class and write a brief report in your notebook. इसमें लिखा गया है कि एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि आप सारे वो फैक्टर जो कारण हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी आपके एरिया का डिस्टर्ब होता है, उन सबको सारे कारणों को जो आप सोच सकते हैं उसको लिखिए. और some of these factors and human activity may disturb the biodiversity. ये जो कुछ फैक्टर होते हैं या कुछ जो कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब होता है, उसके बाद या तो डायरेक्टली डिस्टर्ब होता है या इनडायरेक्टली अननोइंगली, मतलब बिना जाने भी हम लोग डिस्टर्ब करते हैं इंसान या और जो फैक्टर्स होते हैं और जो कारण हैं वो या तो जान के हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, मतलब पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर देते हैं, अपने बायोडाइवर्सिटी को ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर अनजाने में अननोइंगली. तो नेक्स्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सारे लिखिए, सारा लिस्ट बनाइए और किस तरह से दिस कैन बी चेक्ड का मतलब है किस तरह से इसको रोकथाम किया जा सकता है, किस तरह से ये सब होने से रोका जा सकता है ताकि ये ह्यूमन ऐसा ना करे. ये सारा अपने क्लास में डिस्कस करिए या फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ये जो ह्यूमन कर रहा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर रहा है, उसको किस तरह से रोक सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, अपने पेड़ पौधों, जंगलों, जानवरों को बचा सकते हैं. ठीक ना. चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. इतने टॉपिक्स में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.